हेलो एवरीवन। सो आप सबने कई बार कंस्ट्रक्शन साइट्स गए होंगे। आप लोग ने देखा होगा कि किस तरीके से अगर कहीं काम चालू है, ठीक है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती होगी? ईंटें। ठीक है, बिना ईंट के कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। सिर्फ सीमेंट से तो नहीं बन सकती ना। तो एक एक ईंट पूरी एक लेयर फॉर्म करके एक दीवार बनाएगी, और वो दीवार फिर एक बिल्डिंग रूम बनाएगी, फिर रूम से बिल्डिंग बनेगी, है ना। तो उसी तरीके से हम भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म है, तो हमें भी एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स ने बनाया होगा। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th का। क्लास 9th चैप्टर का नाम है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में किसकी बात हो रही है? कौन है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? हम किसे बोलेंगे? देखो बच्चों, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन में एक बिल्डिंग बनाने में आपको ईंटों की जरूरत पड़ेगी, तो ईंट आपका क्या हुआ वहां पर? ईंट आपका हुआ वहां पर यूनिट। क्यों? क्योंकि ईंट ईंट और ईंट मिलके एक दीवार बनाएंगे, और फिर एक रूम बनाएंगे, फिर एक बिल्डिंग बनाएंगे। उसी तरीके से आपके सेल्स क्या करेंगे? मिलके आपको पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करवाएंगे। तो इसी तरीके से सेल आपका क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका क्या हुआ? सेल। ठीक है, अब हम और आगे की बात करें। अगर हम और आगे की बात करें तो सेल्स कैसे करेंगे? जो भी हमारी प्रोसेसेस है, जितने भी हमारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में, वो कौन कैरी आउट करेगा? सेल। कैसे कैरी आउट करेगा? वो अकेला कैरी आउट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? सेल। देखो, सेल से आपको ये पता चल गया कि ये फिजिक्स वाला सेल नहीं है जो कि ऐसे एकदम नॉन लिविंग हो, है ना। ये बायोलॉजी वाला सेल है जो कि जिंदा है, जो कि प्रोसेस कैरी आउट करेगा। ये बैटरी वाला, घड़ी वाला सेल नहीं है जो कि नॉन लिविंग है। ये आपका अपना लिविंग सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सारे के सारे सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, वो सारे सेल से बने हुए, इसका मतलब सेल भी लिविंग है। सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है, मतलब सेल भी लिविंग है। सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है, मतलब सेल भी लिविंग है। तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज अ सेल। व्हाट इज अ सेल। इसके साथ हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेल्स के डिफरेंट शेप्स और साइजेस क्या होते हैं। शेप्स एंड साइजेस। ओके, हम इसके साथ ये पढ़ने वाले हैं कि अच्छा, शेप और साइजेस तो पता चल गए, मगर किसे पता चला इसके बारे में? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? और इसकी डिस्कवरी हुई भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो पार्ट्स, या फिर आप इसे और अच्छी भाषा में कह सकते हो कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग 9th क्लास में आ गए हो, तो आप लोग ये पार्ट्स, ये सब छोटे छोटे वर्ड नहीं याद करोगे। आप थोड़ा एक अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको आंसर, क्योंकि 10th में आपको थियोरेटिकल बेस्ड आंसर्स आएंगे, थियोरी लिखनी आएगी, आंसर्स बड़े बड़े लिखने होंगे। तो आपको थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश, थोड़ी बहुत अच्छा लैंग्वेज आपको आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे जो बचे कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमने बेसिकली ये देखा कि सेल एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, एक लिविंग बीइंग को फॉर्म करता है। सेल अगर नहीं होगा तो लिविंग बीइंग होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन ही कैरी आउट कौन कर रहा है? सेल कर रहा है ना। सेल के बिना तो फंक्शंस कैरी आउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि सेल अकेला रह सकता है या नहीं रह सकता है? सेल अकेला रह सकता है या नहीं रह सकता है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेल अकेला रह सकता है या नहीं रह सकता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्या पता आपको उसका आंसर मिल जाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी ये बात हमें पता चल गई कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो सारे के सारे सेल से कंस्टिट्यूट होते हैं, मतलब कि सेल से ही बने हुए होंगे। ठीक है, ऑल
all living organisms, okay, all living organisms are made up of cells, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कितने सेल से बनेंगे, कितने सेल्स होंगे ऐसे। अगर मैं यहाँ पेन रख रही हूँ ना तो इसके नीचे पता नहीं कितने सेल्स आ रहे होंगे। कि सेल बहुत छोटा है, सेल बहुत छोटा है, क्या साइज है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कितने सेल से बना हुआ होगा एक ऑर्गेनिज्म, तो लगभग 37.5 ट्रिलियन सेल से बना होगा। ट्रिलियन सेल्स से बना है। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन सुना है, बिलियन सुना है, तो आपके जो ट्रिलियन में होगा उसमें होते हैं आपके 12 जीरोस, ओके। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आपके ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। तो आप देख लेना, इस 0.5 के बाद 12 जीरोस लगाना, उतने सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं, ओके। अब एक बहुत बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जिसमें हम सब अटक जाते हैं कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंडा आया होगा। क्यों? क्योंकि एग भी एक सेल है, एग भी एक सेल है और सेल एग्जिस्ट करता है, सेल एग्जिस्ट करता है। सेल की जो एक्टिविटीज कैरी आउट करनी होती है ना, सेल को जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गैसेस फॉर्म हुई थी, याद आ रहा है, थोड़ा बहुत गैसेस फॉर्म हुई थी, एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे, और उससे क्या हुआ था कि थोड़े बहुत लाइफ प्रोसेसेस दिखने लगी थी। ये आप आगे जाके इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ोगे 11th क्लासेस में, ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी ली तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एग भी एक सेल है और एग पहले आया होगा, क्योंकि सेल एग्जिस्ट करेगा तभी तो लिविंग बींग्स प्रोड्यूस होंगी। अगर सेल ही नहीं होगा तो लिविंग बींग्स बनेंगे कैसे, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे अगर सेल ही नहीं होंगे। अगर ईंट ही नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ लाइफ। क्योंकि लाइफ को फॉर्म करने के लिए सेल्स की बहुत ज़रूरत है ना, लाइफ को फॉर्म करने के लिए सेल्स की बहुत ज़रूरत है। अब आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हुए, आपके लिवर हुए, आपके किडनी हुई, वो सब की सब सेल से बनी है। ऐसा एक भी पार्ट नहीं जो सेल से फॉर्म नहीं हुआ हो, ठीक है। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ओके। कैसे फॉर्म होगा वो हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस से बना हुआ होता है। जैसे आपकी लिवर है और आपकी किडनी है, तो आपकी किडनी तो बेसिकली बीन शेप्ड होती है, ऐसी होती है ना किडनी बीन शेप होगी, और आपका लिवर ऐसे शेप का होगा, शेप्स अलग होंगे ना, और आपका स्टमक कुछ ऐसे शेप का होता है। तो बेसिकली सेल फॉर्म करता है इन सबको, लेकिन सेल के भी कुछ डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं, कुछ डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होने लगे, वैसे वैसे सेल के शेप्स और साइज भी बदलने लगे एज पर देयर फंक्शंस, ठीक है। जैसे जैसे उसके फंक्शंस उसे पता चलने लगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, वैसे वैसे उसके शेप्स और साइज अलग अलग होने लगे। जैसे कि आपका मसल का जो सेल होगा वो ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल, ओके। आपके आरबीसीज होंगे वो ऐसे होंगे। आपने एल्पेनलीबे टॉफी खाई है ना, वो वैसी होंगे आरबीसीज आपके, ठीक है। आरबीसीज ऐसे होंगे, मसल सेल्स ऐसे होंगे, कुछ सेल्स आपके स्पिंडल शेप्ड होंगे, है ना। सारे सेल्स का शेप और साइजेस अलग अलग होते हैं, ओके। इतनी बात आ रही है समझ में। तो अगर सेल नहीं होगा तो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म नहीं हो पाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई है ना कि सेल से ही बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की। अगर सेल नहीं होगा तो बॉडी फॉर्म नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम इस सेल को क्या बोल रहे हैं, बार बार हम सेल को क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सेल नहीं हुआ तो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट है। इसके साथ ही अगर मैं लिखूं कि ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या है, गलत है।
क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उन 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, बराबर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना भी सेल के हाथ में है। और सेल फॉर्म कर भी रहा है, सबके लिवर, सबके किडनीज बना रहा है, सेम किडनीज होती है सबकी, दिखने में सबकी सेम किडनीज होगी, सबके सेम लंग्स होंगे, ऐसा तो नहीं किसी के सर्कुलर लंग्स बनेंगे, किसी के रेक्टेंगल। तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड भी कौन कर रहा है? आपका सेल ही कर रहा है। सो बेसिकली इफ anybody asks you what is a cell, what will you answer? That cell is the fundamental and the structural unit of life. भले ही आप अपने घर का पता भूल जाओ, आप अपना नाम भूल जाओ, पर आपको ये डेफिनेशन हमेशा याद रहनी चाहिए कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, इसका मतलब भी समझ गए है ना। तो मूविंग नेक्स्ट, सपोज करो कि आप किसी बिस्किट की फैक्ट्री में हो। सपोज करो कि आप किसी बिस्किट की फैक्ट्री में हो। गए हो आप लोग कभी बिस्किट की फैक्ट्री में? तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अलग अलग मशीन्स होती है। कोई मशीन आटा लगाने के लिए होती है, तो कोई मशीन बिस्किट बनाने के लिए होती है, कोई बेक करने के लिए होती है। इस तरीके से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स वहां पे प्रेजेंट होती है। तो उसी बेसिस पे सेल भी जो होता है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है जो उससे हेल्प करती है किसी फंक्शन को कैरी आउट करने में। जैसे उसे रेस्पिरेशन करवाना है, सेल को रेस्पिरेशन करवाना है, तो उसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो उसे एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, जो उसे डायरेक्शन दे सकती है कि उसे कैसे रेस्पिरेशन कैरी आउट करवाना है, ठीक है। जो भी उसे फंक्शंस कैरी आउट करवाने हैं उसके पास बहुत सारी मशीन है। तो अब हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, बेसिक ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या होता है एक सेल के अंदर, और उसके बाद हम इन कंपोनेंट्स को धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो इफ आई ड्रॉ अ सेल, इफ आई ड्रॉ अ सेल, सपोज करो कि ये आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है। सपोज करो ये आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है। बिस्किट की फैक्ट्री की दीवार, ठीक है, ये आपकी बिस्किट की फैक्ट्री की दीवार है जहां पर बॉडीगार्ड बैठा है, ठीक है। और ये बॉडीगार्ड बहुत खड़ूस है, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स या कुछ लोगों को तो अंदर आने देगा और कुछ लोगों को अंदर आने नहीं देगा। जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है बिस्किट फैक्ट्री में, उनको तो पूछता नहीं है, वो अंदर आते बाहर जाते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे तो वो आपको 5 बार पूछेंगे कि आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कौन से स्कूल से आए हो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी एक सेल का बॉडीगार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन आखिर करता क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये ध्यान रखता है कि किन चीजों को अंदर आने देना है और किन चीजों को अंदर आने नहीं देना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी है? ये है सेमी परमिएबल। इस वर्ड का मतलब आपको मैं आगे भी समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देता, ठीक है। जो चीजें इसे चाहिए वो आने देगा और कुछ चीजों को नहीं आने देगा। अब जैसे कि आपके एक स्कूल है और उस स्कूल में आपके डायरेक्टर सर का भी एक ऑफिस है, जैसे बिस्किट फैक्ट्री में भी एक मैनेजमेंट का ऑफिस होता है, जिसकी वो फैक्ट्री है उसका एक अलग ऑफिस होगा, है ना। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल का एक अलग ऑफिस होता है, तो उसी तरीके से जो इसका हेड है इस फैक्ट्री का, इस सेल का, तो वो उसका भी एक अलग रूम होता है, ठीक है। उसका भी एक अलग रूम होता है। इस रूम को हम क्या कहेंगे? इस रूम को हम कहेंगे न्यूक्लियस। इस रूम को हम कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। इस रूम को हम कहेंगे न्यूक्लियस। ये क्या करेगा कि ये सारी मैनेजमेंट करेगा सेल की, सेल का कंट्रोल सेंटर। सेल अगर कुछ भी करेगा तो इसके मुताबिक करेगा, इसकी कमांड के अनुसार करेगा। ये सेल का बॉस है, न्यूक्लियस सेल का बॉस है। अब इस न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में ER याद कर सकते हो। इसका क्या काम है? इसका काम है कि कुछ भी चीज जो ये मैनेजमेंट इसे देगा वो इसे आगे ट्रांसफर करनी है, वो इसे क्या करना है? आगे ट्रांसफर करनी है। ठीक है, जैसे आप बिस्किट फैक्ट्री में एंटर करोगे ना, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? एक खुला स्पेस मिलेगा, खुला स्पेस मिलेगा ना, हवा मिलेगी ना। जैसे इस रूम में भी हवा है मेरे आसपास, वैसे सेल में एक लिक्विड मैट्रिक्स फ्लूइड टाइप होता है, एक लिक्विड सा होता है, पानी भरा हुआ सा। जैसे ये पूरा एरिया ऐसे मान लो कि भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लो कि पूरा एरिया भरा हुआ है। मान लो कि आपका ये पूरा एरिया, मान लो कि आपका ये पूरा एरिया ऐसे भरा हुआ है। ओके, तो ये भरा हुआ जो लिक्विड मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। इसलिए स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपके कुछ पैरेलल ऐसे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बिस्किट बन गई। ठीक है, अब इन बिस्किट्स बन गई तो इन बिस्किट्स को आगे ट्रांसफर करना है, तो इनकी पैकेजिंग होगी, इन पे लोगो लगेगा, है ना। वैसे ही यहाँ से जो भी सब्सटेंसेस आएगा मैनेजमेंट के थ्रू, वो सब्सटेंसेस ये इसे देगा, और ये क्या करेगा? पैकेजिंग का काम करेगा, उन चीजों को पैक करने का काम करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी नाम क्यों? क्योंकि इसे जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी, है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ATP का सोर्स होगा, एनर्जी चाहिए ना, आपको फैक्ट्री रन करनी है, तो फैक्ट्री में भी पावर सप्लाई होगा ना। एक कमरा होगा जिसमें बहुत सारे पावर सप्लाई होंगे। उसी तरीके से इस सेल का पावर सप्लाई क्या होगा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। साथ में इसके यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक ड्रम लाइक ऑयल का ड्रम, और उस ड्रम में कुछ ऐसे ऑयल में से बबल्स निकल रहे होंगे ऐसे, है ना, बबल्स निकल रहे होंगे। वो बबल्स क्या करेंगे? वो बबल्स इस सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे, इस सेल को खत्म करने में हेल्प करेंगे। अब ये तो सेल का ही पार्ट है, तो फिर ये क्यों इसे डिस्ट्रॉय करेगा? जैसे आपका सेल थक जाता है काम करते करते, पुराना हो जाता है ना, तो हर एक सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है। जैसे आपके RBC की लाइफ स्पैन 120 डेज है, उसके बाद नए RBC फॉर्म होंगे, है ना। तो उसी तरीके से सेल जब बूढ़ा हो जाता है, जब थक जाता है, तो ये क्या करते हैं? ये सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि नया सेल बन पाए और पुराना सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम्स। इन्हें बोलेंगे लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। और क्योंकि ये मार देते हैं सेल में रह के, तो इनका नाम होगा सुसाइडल बैग्स। ओके, इनका नाम होगा सुसाइडल बैग्स। तो बेसिकली हमने ये देखा कि सेल में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल की अच्छी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इन ऑर्गेनल्स के बारे में हम ब्रीफली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आपको ये रिवाइज करना है।